बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंसेस एक्ट 1997 का फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है फ्रीजिंग एंड फॉरफीचर ऑफ एसेट्स। फ्रीजिंग में क्या होता है? सपोज एक इंस्पेक्टर है, वो किसी जगह इंस्पेक्शन करने गया है और वहां पर उसको कोई मटेरियल या ड्रग मिली है जिस पे उसको शक है कि इस एक्ट के अकॉर्डिंग इस पे कंट्रावेंशन हुई है या कोई ऑफेंस कमिट हुआ है, तो उसको फ्रीज कर देता है। फ्रीज करने का मतलब वहां पे ये है कि ना वो उस ड्रग उस मटेरियल को सेल कर सकेगा, ना वो ट्रांसपोर्ट कर सकेगा, ना वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकेगा। जब तक कि कोर्ट उसके ऊपर कोई फैसला नहीं दे देता, उस वक्त तक उसका जो ओनर है वो कोई भी उसके साथ नहीं करेगा, कोई भी ना सेल, ना डिस्ट्रीब्यूट, ना इंपोर्ट, ना एक्सपोर्ट, ना ट्रांसपोर्ट, वो कुछ नहीं करेगा उस ड्रग के साथ। और फॉर फीचर का मतलब ये है, फॉर फीचर हमने पहले भी ड्रग एक्ट में डिटेल में पढ़ा है। फॉर फीचर में ये है कि अगर जुर्म साबित हो गया, जो मटेरियल फ्रीज किया था उस पर ये कंफर्म हो गया कि इस पे ऑफेंस कमिट हुआ है जो कि पनिशेबल है इस एक्ट के अंडर, तो वो फिर फोरफीट कर दिया जाता है फेडरल गवर्नमेंट को या फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट को। उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट उस मटेरियल को डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। ठीक है, तो वो फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपने जब्त में ले लेते हैं उसको। जो भी एसेट्स होंगे, जो भी ड्रग होगी, जो मटेरियल होगा जो कि इलीगली उस पर ऑब्टेन हुई भी होगी, इसके ऊपर ऑफेंस जो है वो साबित हो जाएगा। सेक्शन 37 फ्रीजिंग ऑफ एसेट्स। सबसेक्शन 1, where the special court trying an offense punishable under this act is satisfied that there appear reasonable grounds for believing that the accused has committed such an offense, it may order the freezing of assets of the accused, his relatives and associates. अगर स्पेशल कोर्ट इस चीज पे सेटिस्फाई हो जाए, एक उसके पास प्रॉपर सबूत आए कि ये जो पर्सन है इसने ऑफेंस कमिट किया है, इसने ये ड्रग है या जो मटेरियल है इससे रिलेटेड उस पर ऑफेंस कमिट हुआ है, सबूत हो उसके पास इन चीज़ों के, तो वो क्या करेगा? वो उसके एसेट्स को, उसके एक्यूज के एसेट्स को, उसके रिलेटिव्स के और उसके एसोसिएट्स के, उन सब के एसेट्स को वो फ्रीज कर देगा। यानी कि अगर कोई प्रॉपर्टी है उनके पास, कोई घर है, कोई ज़मीन है, कोई दुकान है, कोई गाड़ी है, और जो भी ड्रग्स हैं वो सब चीज़ें वो सीज कर देंगे। ना वो उनको सेल कर सकते हैं, ना डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ना ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ना किसी और के नाम पे कर सकते हैं। ठीक है, तो वो फ्रीज कर देते हैं और फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बाद फिर वो फोर फीचर की तरफ जाते हैं। ठीक है, इनिशियली अगर उनको रीजनेबल ग्राउंड्स मिल रहे हैं, रीजनेबल उनके पास सबूत हैं कि ये पर्सन है, इसने ये काम किया है, ये इलीगल काम किया है इस एक्ट के अकॉर्डिंग, तो वो उसको फ्रीज कर देंगे उसके सारे एसेट्स को। Subsection 2, where in the opinion of Director General or an officer authorized under Section 21, an offence is being or has been committed, he may freeze the assets of such accused, and within 7 days of freezing shall place before the court the material on the basis of which the freezing was made. डायरेक्टर जनरल या जो ऑफिसर सेक्शन 21 के अंदर अपॉइंट किया गया है या ऑथोराइज किया गया है, उनके ओपिनियन में एक ऑफेंस कमिट हुआ है तो वो उस एक्यूज्ड के जो एसेट्स हैं वो फ्रीज कर सकते हैं, और विद इन 7 डेज जो भी उन्होंने एसेट्स फ्रीज किए थे वो उन्हें कोर्ट के सामने पेश करने होंगे। अगर वो एसेट्स ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं तो वो उनको कोर्ट में पेश करेंगे, अदरवाइज अगर कोई कन्वेंस है, कोई प्लॉट है, कोई जो भी अगर कोई चीज़ है जो ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकती तो उसके भी डॉक्यूमेंटेशन वो कोर्ट में पेश करेंगे। ये 7 डेज का टाइम होगा डायरेक्टर जनरल और ऑफिसर जो ऑथोराइज किया गया है। ठीक है, असल में पहले सबसेक्शन 1 में हमने क्या पढ़ा कि स्पेशल कोर्ट के पास पावर है कि वो उसके बाद रीजनेबल ग्राउंड्स हो तो वो उस अक्यूज के, उसके रिलेटिव और एसोसिएट्स के सारे एसेट्स फ्रीज कर देगा। यहाँ पर ये है कि डायरेक्टर जनरल या ऑफिसर ऑथोराइज किया गया है, वो किसी जगह इंस्पेक्शन करते हैं और वहाँ पर वो किसी पर्सन के, उनको शक होता है कि ये एक्यूज्ड है, तो वो उसके एसेट फ्रीज कर देते हैं। लेकिन वो फ्रीज करने के बाद उनको कोर्ट में पेश करना है विद इन 7 डेज और उनको सारी डिटेल बतानी है कि क्या रीज़न थी जिसकी वजह से उन्होंने फ्रीज किया और क्या क्या मटेरियल था जो उन्होंने फ्रीज किया उस एक्यूज्ड का। एंड फर्दर कंटिन्यूएशन ऑफ द फ्रीजिंग एंड अदरवाइज शैल बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट। उसके बाद कोर्ट डिसाइड करेगा कि क्या ये फ्रीजिंग कंटिन्यू रखनी चाहिए या फिर इसको हटा देना चाहिए। Subsection 3, the said officer shall trace, identify and freeze the assets during the investigation or trial for the purpose of forfeiture by the special court. अब जो ऑफिसर है वो ट्रेस करेगा, आइडेंटिफाई करेगा और फ्रीज करेगा। ठीक है, उस ऑफिसर की
बता दी हैं कि ये ड्यूटीज है जो वो परफॉर्म कर सकता है। वो ट्रेस कर सकता है जिसको भी शक हो कि ये एक्यूज्ड है, वो आइडेंटिफाई करेगा क्या वाकई इसके ऊपर ऑफेंस कमिट हुआ है, और फिर जब उसको यकीन हो जाए तो वो उनको फ्रीज कर सकता है ड्यूरिंग हिज इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल फॉर द पर्पज ऑफ फॉरफीचर। ठीक है, पहले बताया फ्रीजिंग करनी है, फ्रीजिंग के बाद फॉरफीचर होगा। तो फॉरफीचर का फैसला जो है वो स्पेशल कोर्ट करेगी। तो जो ऑफिसर है वो सारे आइडेंटिफाई करेगा, फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेगा, वो सारे सबूत लाके स्पेशल कोर्ट को देगा और स्पेशल कोर्ट ये फर्दर डिसाइड करेगा कि इसको फॉरफीचर कर देना चाहिए या नहीं। Provide that the Director General, or as the case may be, the officer freezing any asset shall, within 3 days, inform the special court about such freezing, and the special court shall, after notice to the person whose assets have been frozen by an order in writing, confirm, rescind, or vary such freezing. अब ये जो ऑफिसर है इसने जो भी इन्वेस्टिगेशन की, डायरेक्टर जनरल है या जो भी ऑफिसर सेक्शन 21 के अंडर ऑथोराइज किया हुआ था, उसने इन्वेस्टिगेशन की, उसने एसेट्स फ्रीज किए और विद इन 3 days उसने स्पेशल कोर्ट को इन्फॉर्म किया कि ये एसेट्स हैं जो मैंने फ्रीज किए हैं। अब स्पेशल कोर्ट उस पर्सन को नोटिस भेजेगा जिसके एसेट्स फ्रीज हो चुके हैं इन राइटिंग, और उसके बाद या तो वो उस ऑर्डर को कैंसिल कर सकता है। अब स्पेशल कोर्ट के पास ये राइट है कि या वो उस फ्रीजिंग के ऑर्डर को कैंसिल कर सकता है या फिर वो कंटिन्यू रखेगा कि ये फ्रीजिंग कंटिन्यू रहे क्योंकि इसके खिलाफ, इस पर्सन के खिलाफ सबूत मौजूद हैं। ठीक है, तो सब सेक्शन 2 में हमने क्या पढ़ा था कि जो भी डायरेक्टर जनरल या जो भी ऑफिसर ऑथोराइज्ड हुआ है वो अगर कोई एसेट फ्रीज करता है तो उसको 7 days में वो चीज़ें पेश करनी है कोर्ट में। यहाँ पर ये बात हो रही है कि वो फर्दर जो भी आगे इन्वेस्टिगेशन करता है फॉर द पर्पज ऑफ फॉरफीचर, उसमें जो भी वो अगर एसेट फ्रीज कर रहा है उसको स्पेशल कोर्ट को विद इन 3 days इन्फॉर्म करना है कि वो ये काम कर चुका है, और उसके बाद स्पेशल कोर्ट डिसाइड करेगा कि इस ऑर्डर को कैंसिल करना है या फिर इसको कंटिन्यू करना है। सेक्शन 38 ट्रेसिंग ऑफ एसेट्स। सबसेक्शन 1 ऑन रिसीट ऑफ ए कंप्लेंट और क्रेडिबल इंफॉर्मेशन और वेयर ए रीजनेबल सस्पिशन एग्जिस्ट अबाउट एनी पर्सन दैट ही हैज एक्वायर्ड एसेट्स थ्रू इलिसिट इन्वॉल्वमेंट इन नारकोटिक्स विद इन और विदाउट पाकिस्तान। इस सब सेक्शन में जो भी ऑफिसर है सेक्शन 21 के अंडर जो अपॉइंट किया गया है, जो एम्पावर्ड किया गया है, उसको कोई कंप्लेंट रिसीव होती है कि ये पर्सन है, ये सस्पेक्ट है, इसके पास ऐसी चीज़ें हैं रिलेटेड टू नारकोटिक्स जिसमें इसने इलीगल काम किए हुए हैं, इलीगली इसने इन नारकोटिक्स को ऑब्टेन किया है या इलीगली ये इनको प्रोड्यूस कर रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है या कल्टीवेट कर रहा है, जो भी है उसके पास कोई प्रॉपर वो लीगल काम नहीं कर रहा, वो इलीगल काम कर रहा है, ऑफेंस है जो कि इस एक्ट के अंडर पनिशेबल है, वो काम जो वो कर रहा है पाकिस्तान के अंदर है या फिर पाकिस्तान से बाहर है। ठीक है, पाकिस्तान से अंदर है और अगर पाकिस्तान से बाहर है लेकिन है वो पाकिस्तान का ही बंदा, ठीक है, आपके कंट्री का ही बंदा है, तो ऑफिसर जो सेक्शन 21 के अंदर अपॉइंट किया गया है, एम्पावर्ड किया गया है, उसके पास ये पावर है कि वो इनको ट्रेस करे और इन एसेट्स को आइडेंटिफाई करे। An officer empowered under section 21 or any other person authorized under section 37 shall proceed to trace and identify such assets। ठीक है, तो जो भी कंप्लेन रिसीव हो इस ऑफिसर को जो कि सेक्शन 21 और सेक्शन 37 के अंदर ऑथोराइज किए गए हैं, उनको कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिले जिसपे क्या है कि उस पर्सन ने इलीगल काम किया है रिलेटेड टू नारकोटिक्स, तो वो उसके उनको ट्रेस करेंगे और फिर आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन कौन से एसेट्स हैं जो कि उसने इलीगली ऑब्टेन किए हैं। एसेट्स तो हैं ही वही जो कि इलीगली प्रॉपर्टी है उसकी, इलीगल तौर पर उसने ऑब्टेन किया है, तो वो उनको आइडेंटिफाई करेंगे। सबसेक्शन 2 ऑन रिसीट ऑफ ऑथेंटिकेटेड इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए फॉरेन कोर्ट ऑफ competent jurisdiction that a citizen of Pakistan has been charged for an offence which is also an offence under this act। अगर कोई ऐसी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिले, कहाँ से मिले? फॉरेन कोर्ट से। क्या मिले कि एक पाकिस्तान का सिटीजन है और उसने ऐसा ऑफेंस किया है जो कि हमारे इस एक्ट के अकॉर्डिंग भी पनिशेबल है। ठीक है, इस सिटीजन ऑफ पाकिस्तान हैज बीन चार्ज फॉर ऑफेंस, उसको ऑलरेडी उसके ऊपर वो सजा मिल चुकी है, सपोज उसको फाइन मिला है या इम्प्रिजनमेंट है,
और वो ऑफेंस पाकिस्तान के अकॉर्डिंग भी, पाकिस्तान के एक्ट के अकॉर्डिंग भी पनिशेबल है। An officer empowered under Section 21 or any other person authorized under Section 37 shall proceed to trace and identify the assets of said person subject to the provision of subsection 3 may freeze the said assets. अब फॉरो कोर्ट से ये ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिली कि पाकिस्तान का एक सिटीजन है जिस पे ये चार्ज आया है, उसके ऊपर ये इल्ज़ाम आया है और उसके ऊपर सज़ा भी उसको मे बी मिल गई हो, फाइन है उसके ऊपर या फिर उसको इम्प्रिजनमेंट है, और वो ऑफेंस उसने जो किया वहाँ पे फॉरेन कंट्री में, वो पाकिस्तान के सेक्ट के अकॉर्डिंग भी पनिशेबल है। तो जो ऑफिसर सेक्शन 21 और सेक्शन 37 के अंदर एम्पावर्ड किए गए हैं, वो क्या करते हैं, वो ट्रेस करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं उस एसेट्स को और फिर उन एसेट्स को फ्रीज कर देते हैं पाकिस्तान में। Subsection 3. Information about such asset shall be laid before to the special court for the purpose of Section 13 and Section 19 in case of action. In case action under this act or any other law for the time being in force is initiated, and in case of a person who has committed the offences outside Pakistan before the High Court for the purpose of forfeiture of assets under Section 40. अब उन एसेट्स की जो इन्फॉर्मेशन मिली कि कौन कौन से एसेट्स हैं जो उसके पाकिस्तान में मौजूद हैं, उनकी सारी इन्फॉर्मेशन स्पेशल कोर्ट को पेश की जाएगी और स्पेशल कोर्ट उसका फैसला करेगा कि उसको फॉरफीचर कर दिया जाए। एंड इन केस ऑफ ए पर्सन हु हैज कमिटेड द ऑफेंसेस आउटसाइड पाकिस्तान, और वो पर्सन जिसने ऑफेंस कमिट किया है और पाकिस्तान से बाहर है, बिफोर द हाई कोर्ट फॉर द पर्पज ऑफ फॉरफीचर ऑफ एसेट अंडर सेक्शन 40। सेक्शन 40 भी क्या है? सेक्शन 40 है फॉरफीचर ऑफ एसेट्स ऑफ पर्सन कन्विक्टेड अब्रॉड। ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो उस पर्सन को पेश किया जाएगा हाई कोर्ट में और फॉर द पर्पज ऑफ फॉरफीचर के उसके एसेट्स को फॉरफीट कर दिया जाए। और अगर वो पर्सन पेश नहीं हो सकता, सपोज अगर इम्प्रिजनमेंट में है वो किसी फॉरेन कंट्री में, तो वो उन सबूत के जो भी डॉक्यूमेंटेशन है उनकी बेस पर ही उसके सारे जो फ्रीजिंग एसेट्स हैं उनको फॉरफीट कर दिया जाएगा। सबसेक्शन 4. द एक्शंस रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 1 and 2 may include एनी इंक्वायरी। अब जो भी एक्शन बता दिए सबसेक्शन 1 और 2 में, उसमें क्या क्या इंक्लूड है? इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और सर्वे इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पर्सन, प्रेमिसेस, प्लेस, प्रॉपर्टी, कन्वेंस, डॉक्यूमेंट्स एंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो जो भी एक्शन रेफर किए गए हैं सबसेक्शन 1 और 2 में, उसमें ये सारी चीज़ें इंक्लूड है। इंक्वायरी है, इन्वेस्टिगेशन है, सर्वे है, प्रेमिसेस है उस पर्सन की, प्लेस है, प्रॉपर्टी, कन्वेंस, डॉक्यूमेंटेशन, उसके अकाउंट्स, वो सारी इन्फॉर्मेशन उन पे सब पे वो एक्शन, ये एक्शंस हैं जो वो ले सकता है, ऑफिसर ऑथराइज किया गया है जो सेक्शन 21 और 37 के अंडर। सेक्शन 39. ऑर्डर फॉर फॉरफीचर ऑफ एसेट्स। सबसेक्शन 1. where the special court convicts an accused under section 13 or sentence him to imprisonment for more than 3 years. अब स्पेशल कोर्ट में एक पर्सन है, उसका जुर्म साबित हो गया है और उसने उसको सजा दे दी है। कितनी? 3 साल से ज्यादा की सजा उसको दी जा चुकी है। द डायरेक्टर जनरल और एन ऑफिसर ऑथोराइज्ड बाय हिम मे रिक्वेस्ट द सेड कोर्ट बाय एन एप्लीकेशन इन राइटिंग अलोंग विद द लिस्ट ऑफ एसेट्स ऑफ कन्विक्ट। अब डायरेक्टर जनरल क्या करता है, या ऑफिसर जो ऑथोराइज किया गया है, वो उस कोर्ट को रिक्वेस्ट करता है बाय एन एप्लीकेशन, और उस एप्लीकेशन में उस एक्यूज के जिसको 3 साल से ज़्यादा की सजा मिल चुकी है, उसके सारे एसेट्स होते हैं, कौन कौन से उसकी इलीगल प्रॉपर्टीज हैं, और एज द केस में बी हिज एसोसिएट्स, रिलेटिव्स और एनी पर्सन होल्डिंग और पोजेसिंग सच एसेट्स ऑन हिज बिहाफ फॉर फॉरफीचर देयर ऑफ। तो डायरेक्टर, किसी पर्सन को 3 साल से ज़्यादा की सजा हो गई है, इम्प्रिजनमेंट हो गई है, तो डायरेक्टर जनरल या जो ऑफिसर ऑथोराइज किया गया है वो कोर्ट को रिक्वेस्ट करेगा इन राइटिंग, वो एप्लीकेशन लिखेगा कि ये लिस्ट है एसेट्स की जो इस एक्यूज की हैं, या ये लिस्ट है जो कि इसके एसोसिएट, इसके रिलेटिव के नाम पे है, या ये पर्सन है जिसने इसके एसेट्स को पोजेस किया हुआ है या होल्ड किया हुआ है या टेम्परेरी अपने पास रखा हुआ है इस पर्सन एक्यूज के बिहाफ पर। तो काइंडली इन सब चीज़ को, इसके जो भी एसेट्स हैं इस एक्यूज के, उसको फॉरफीट कर दिया जाए। ठीक है, तो वो डायरेक्टर जनरल ऑफिसर वो कोर्ट को एप्लीकेशन देंगे कि इस पर्सन के जो भी एसेट्स हैं उनको फॉरफीट कर दिया जाए। वो ऑलरेडी फ्रीज तो थे ही, ठीक है, वो फ्रीज थे, उसके उन्हीं की बेस पे उसको सजा मिली, 3 साल से ज़्यादा की उसको सजा मिल गई है, तो अब उन एसेट्स को वो फॉरफीट करने के लिए एप्लीकेशन देंगे स्पेशल कोर्ट को।
Subsection 2, where the special code is satisfied that any assets specified in the list referred to in subsection 1 were derived, generated, or obtained in contravention of section 12 are liable to be forfeited under section 19. It may order that such assets shall stand forfeited to the federal government. तो स्पेशल कोड सेटिस्फाई हो जाए कि ये लिस्ट है, इसमें जो जो एसेट्स दिए गए हैं वो सेक्शन 12 में की कंट्रावेंशन कर रहे हैं इस एक्ट के अकॉर्डिंग, तो उनको सेक्शन 19 के तहत फॉरफिट कर दिया जाता है। किसको? फेडरल गवर्नमेंट को। Provide that no order under this section shall be made without issuing a notice to show cause and providing a reasonable opportunity of being heard to the person being affected by such order. अब फर्दर उन्होंने ये एक्सप्लेनेशन दी है कि इस एक्ट के अंदर जो भी अगर फोरफीट कर रहे हैं कोई प्रॉपर्टी, तो वो एक्यूज है जिसके ऊपर इल्ज़ाम है, जो पर्सन इससे इफेक्ट हो रहा है, उसकी रीज़न को ज़रूर सुना जाए। उसको ये शो कॉज नोटिस इशू किया जाए कि वो अपनी कॉज शो करे कि इन पे ये फ्रीज किए गए हैं, क्योंकि पहले तो फ्रीज ही करने थे और फ्रीज किस बेस पे करने थे कि इसने इस पे ऑफेंस कमिट किया है, इस एक्ट के अंडर कंट्रावेंशन की है। तो स्पेशल कोड उनको भी मौका देगा, उस जो पर्सन अफेक्ट हो रहा है उसको मौका देगा, ये अपॉर्चुनिटी देगा कि वो अपनी कॉज शो करें कि क्या रीज़न थी, वो उनके हक में जा रही है। अगर वो उनको लगता है कि वो बेकसूर हैं, वो इनोसेंट हैं, तो वो अपने लिए उसमें हक में कोई सबूत लेकर आएंगे। ठीक है, तो सारी हेयरिंग होने के बाद ही फॉरफीचर का ऑर्डर दिया जाता है। हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं कि 1 महीने का टाइम, या अगर किसी बंदे को नहीं पता चला कि उसके एसेट्स फॉरफीट हो रहे हैं या फ्रीज हो गए हैं, तो उनको 1 महीने का टाइम और दे दिया जाता है। ठीक है, तो ये पूरी अपॉर्चुनिटी दी जाती है उस पर्सन को जो अफेक्ट हो रहा है, जिसके वो एसेट्स थे, जिसकी वो प्रॉपर्टी थी, जिसको सीज कर दिया गया, तो उसको मौका दिया जाएगा कि वो अपनी कॉज शो करे और फिर उसके बाद फॉरफीचर का फैसला किया जाएगा। Provided further that if such person fails to tender any explanation or defaults in making appearance before the special court on any date appointed by him, अगर कोई पर्सन फेल हो जाए इन टर्म्स ऑफ अपीयर बिफोर द स्पेशल कोर्ट, जो डेट उसको दी गई थी, जो पेशी की डेट थी, वो उसके ऊपर पेश नहीं हुआ, या अगर पेश हुआ है तो वो अपने हक में कोई सबूत नहीं ला सका जो ये साबित करे कि वो इनोसेंट है, the special court may proceed to record an order ex parte on the basis of evidence available before it. Ex parte का मतलब ये है done with respect. तो स्पेशल कोर्ट क्या करेगा, वो उस केस को प्रोसीड करेगा, जो भी एविडेंस उस टाइम तक अवेलेबल होंगे वो उन पर फैसला कर देगा। ठीक है, तो पर्सन अगर पेशी में नहीं पे आता, जो उसकी डेट थी, जो हेयरिंग की डेट थी, वो उसमें आता ही नहीं है अपनी कॉज शो करने, तो स्पेशल कोर्ट उसका इंतजार नहीं करेगा कि वो अगली पेशी में आए तो फिर उसका फैसला हो, वो उसके पास जो उस टाइम तक एविडेंस होंगे वो उस पर फैसला सुना देगा। Subsection 3, where any shares in a company are forfeited to federal government under subsection 2, notwithstanding anything contained in the company's ordinance 1984 or any other law for the time being in force or articles of association of the company, such shares shall be registered in the name of federal government. अब अगर सपोज कोई कन्वेंस है, वो फेडरल गवर्नमेंट को फॉरफीट कर दी जाए, तो वो पूरी की पूरी कन्वेंस उनको दे दी जाएगी। ठीक है, कोई प्रॉपर्टी है तो वो भी ऑलरेडी वो डॉक्यूमेंटेशन के फॉर्म में वो फेडरल गवर्नमेंट को फॉरफीट कर दी जाएगी, उनको दे दी जाएगी। अब अगर एक कंपनी है, उसके शेयर्स हैं, कोई पर्सन है, उसके किसी कंपनी में शेयर्स हैं, अब उन शेयर्स का क्या होगा? और वो कंपनी है, वो कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 के तहत बनाई गई है, उसके अंडर वो काम कर रही है। अब वो शेयर्स क्या किया जाएगा? वो फेडरल गवर्नमेंट के नाम पर रजिस्टर कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो जो अगर किसी के शेयर्स हैं किसी कंपनी में और वो फेडरल गवर्नमेंट को फॉरफिट करने हैं, तो वो क्या करेंगे कि फेडरल गवर्नमेंट के नाम पर उन शेयर्स को रजिस्टर कर दिया जाएगा। Section 40, forfeiture of assets of person convicted abroad. Subsection 1, अब जो पर्सन बाहर है, उसने ऑफेंस कमिट किया है, तो उसके एसेट्स को फॉरफिट कैसे किया जाएगा?
Subsection 1. Notwithstanding anything contained in any of the law for the time being in force, where a citizen of Pakistan is convicted by a foreign court for an offence which is also an offence punishable under this Act, the special court may, on an application made by Director General or any other officer authorized by the federal government, order the assets acquired in Pakistan by such citizen shall be forfeited to the federal government. अब कोई पर्सन है, पाकिस्तानी सिटीजन है, उसने फॉरेन कंट्री में ऑफेंस कमिट किया है और वो ऑफेंस हमारे एक्ट के अकॉर्डिंग भी पनिशेबल है, तो स्पेशल कोर्ट क्या करेगा? डायरेक्टर जनरल या ऑफिसर ऑथोराइज हुआ है उनकी वो एप्लीकेशन देंगे डायरेक्टर जनरल या जो भी ऑफिसर अपॉइंट किया गया था फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, वो स्पेशल कोर्ट को एप्लीकेशन लिखेंगे कि उसके जो जो एसेट पाकिस्तान में हैं उनको फॉरफीट कर दिया जाए। ठीक है, तो पाकिस्तान का सिटीजन है, उसने फॉरेन कंट्री में कोई क्राइम किया है, ऑफेंस कमिट किया है जो कि इस एक्ट के अंडर भी अब पनिशेबल है, तो डायरेक्टर जनरल या ऑफिसर फेडरल गवर्नमेंट जो ऑथराइज किया है वो स्पेशल कोर्ट को एप्लीकेशन लिखेंगे कि इसके जो भी एसेट्स पाकिस्तान में हैं वो फेडरल गवर्नमेंट को फॉरफीट कर दिए जाए। Subsection 2. The special court shall presume upon the production of any document purporting to be a certified copy of a foreign judgment that such judgment was pronounced by a court of competent jurisdiction unless the contrary appears on the record, but such presumption may be placed by proving want of jurisdiction. अब कोई पर्सन है, उसने ऑफेंस कमिट किया है, उसको चाहे वहां सजा मिली है, जो भी उसकी प्रोसीडिंग चल रही है, तो जो फॉरेन कोर्ट होगा वो एक सर्टिफाइड कॉपी पाकिस्तान में भेजेगा, तो स्पेशल कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगा, ये इज्यूम करेगा कि ये सर्टिफाइड कॉपी कहाँ से है? कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन से है, इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है, ये बिल्कुल सही है, तो यही प्रिज्यूम करेगा। अनलेस द कंट्रारी अपीयर्स ऑन द रिकॉर्ड, अनलेस कि जिस पर्सन पे ये इल्ज़ाम लगाया गया है वो अपने कोई सबूत लेकर वहां पेश हो कि ये जो भी उसके ऊपर इल्ज़ाम लगे गए हैं, जो भी ऑफेंस उसके की बेस पे उसको चार्ज किया गया है वो गलत हैं, वो अपने हक में कोई सबूत लेके आ जाए तो ही वो स्पेशल कोर्ट ये अपना इजम्पशन वापस लेगा, अदरवाइज वो यही प्रिज्यूम करेगा, यही एज्यूम करेगा कि ये सर्टिफाइड कॉपी जो फॉरेन कोर्ट की है ये करेक्ट है। Provide that the judgment or order of conviction, Clause A, is passed by a foreign court of competent jurisdiction, तो जो भी सर्टिफाइड कॉपी होगी, जो भी जजमेंट होगी या ऑर्डर ऑफ कन्विक्शन है, उसकी क्या क्या उसमें क्लॉज होने चाहिए, क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए कि वो फॉरेन कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन, वो एक ऑथेंटिक कोर्ट से वो पास हुई भी हो, उन्होंने इसका फैसला किया हो, उन्होंने उसके ऊपर चार्ज लगाया हो, उन्होंने उसके ऊपर प्रोसीडिंग की हो। Clause B has been pronounced on the merit of case, जो भी फैसला किया गया है वो मेरिट की बेस पे किया गया है, यानी कि जो हकाइक मिले, जो सबूत मिले, उनको देखते हुए ही ये फैसला किया गया उस पर्सन के खिलाफ। Clause C has not been obtained by a fraud, उसके ऊपर कोई फ्रॉड नहीं हुआ। Has not been made in contravention of any law in force in Pakistan, जो जजमेंट दी गई वो पाकिस्तान के किसी लॉ की कंट्रावेंशन में नहीं दी गई, वो दी गई फॉरेन कोर्ट में, फॉरेन कंट्री में जो उसने ऑफेंस कमिट किया वो उनके एक्ट के अकॉर्डिंग उसको सजा दी गई है। ठीक है, तो फॉरेन कोर्ट इस बेस पे नहीं जजमेंट बनाएगा कि इसने पाकिस्तान के लॉ के अकॉर्डिंग एक्ट में कंट्रावेंशन किया है तो हम इसको सजा देंगे। पाकिस्तान के एक्ट में जो भी कंट्रावेंशन करेगा उसकी सजा कोर्ट देगा, पाकिस्तान का कोर्ट देगा, स्पेशल कोर्ट देगा। तो फॉरेन कोर्ट जो भी सजा दे वो उसके अपने लॉ में अगर किसी ने कंट्रावेंशन की है तो वो उसकी बेस पर दे। Clause E has assumed finality through appeal, revision or review and is not sub judice before any appellate forum। अब ये जजमेंट है ये फाइनल होनी चाहिए, यानी कि इसके ऊपर अपील्स भी हो चुकी हों, इसको रिव्यू भी किया जा चुका हो, इसकी रिवीजन भी हो चुकी हो, ये नहीं कि पहले उन्होंने जजमेंट की और उसके बाद उन्होंने फैसला दे दिया पाकिस्तान को कि हमने ये फैसला कर दिया। जैसे यहाँ पर भी हमने पीछे पढ़ा है कि अगर कोई एक सपोज क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड है, प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड, वो कोई फैसला करता है तो उसके अगर किसी पर्सन को लगता है कि इसके वो अपील करना चाहता है, ये फैसला गलत हुआ है, तो वो कहाँ जाता है? वो एपीलेट बोर्ड में जाता है। ठीक है, तो
जो ये फाइनल जजमेंट वो भेजेंगे फॉरेन कंट्री, फॉरेन कोर्ट जो जजमेंट पाकिस्तान को भेजेगा तो वो फाइनल होना चाहिए, यानी कि अगर किसी पर्सन ने अपील की हो तो वो वहीं पे कर चुका हो, अपील रिव्यू सब कुछ हो चुका हो, और वो फाइनल कॉपी पाकिस्तान को भेजे। ये नहीं कि पाकिस्तान आके वो पर्सन कहे जो अक्यूज हो कि मेरे पास तो अपील का चांस ही नहीं था, तो मैं किसी इसको अपीलेट फोरम में मैं दोबारा इस पे अपील करना चाहता हूँ। तो ऐसी ऐसी जजमेंट नहीं होनी चाहिए, उस जजमेंट को फाइनल होना चाहिए, उसके ऊपर अपील भी हो चुकी हो, अपील के बाद फैसला आ चुका हो। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स उस सर्टिफाइड कॉपी में मौजूद होने चाहिए, उनकी बेस पर ही वो पाकिस्तान को ये कॉपी इशू करें। Provide further, no order under this section shall be made without providing an opportunity of being heard to such citizen. तो कोई भी ऑर्डर इस सेक्शन के अंडर नहीं दिया जाएगा अनलेस के जो एक्यूज्ड है, जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगा है, जो पर्सन इफेक्ट हुआ है, उसको बोलने का, उसको अपना पॉइंट रखने का मौका दिया जाए। ठीक है, जैसे पहले हमने ये पढ़ा कि उसको शो कॉज का मौका दिया जाए। अगर वो पेश ना हो, वो एक्सप्लेन ना कर सके, वो कोई अपने सबूत ना लेकर आ सके, फिर वो जो एविडेंस होंगे उनकी बेस पे फैसला कर देंगे। लेकिन विदाउट बीइंग हेड टू सच सिटीजन, उस जो पाकिस्तानी सिटीजन है उसकी कोई बात भी ना सुनी गई, उसको हेयरिंग भी ना की गई और उसके बगैर उसका फैसला दिया गया हो, तो वो ऐसी जजमेंट भी वो काबिल कबूल नहीं होगी। Provided also that, notwithstanding anything contained in clauses A to E of first proviso, during the pendency of application, the court may, by an order, freeze all or any of the assets or restrain such citizen, his associate, and relative from alienating such assets by lease, sale, gift, transfer, or any other manner. क्लॉज ए टू ई में जितने पॉइंट बता दिए गए हैं, इसके अलावा अगर कोर्ट को जो एप्लीकेशन दी है उसमें डिले आ रहा है, वो पेंडिंग में जा रही है, तो कोर्ट क्या फैसला करेगा कि इसके तमाम एसेट, उस सिटीजन के तमाम एसेट्स को फ्रीज कर दिया जाए, उस सिटीजन के, उसके एसोसिएट के, उसके रिलेटिव के, कि ना तो वो एसेट ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, ना लीज पे दिए जा सकते हैं, ना सेल किए जा सकते हैं, ना किसी को गिफ्ट दिए जा सकते हैं, ना ट्रांसफर किए जा सकते हैं। तो कोई भी इनमें से काम नहीं कर सकता आफ्टर फ्रीजिंग। Explanation: for the purpose of this section, the expression court means the High Court of Province where the assets or any part thereof are located. तो यहाँ पर कोर्ट से क्या मुराद है? हाई कोर्ट ऑफ द प्रोविंस, जहाँ पर तमाम एसेट्स मौजूद होंगे। सेक्शन 41, प्रोहिबिशन ऑफ एलिनेशन ऑफ फ्रीज्ड प्रॉपर्टी। एलिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफर करना। सबसेक्शन 1, वेयर एनी ऑर्डर under section 37 or section 40 is made for freezing of any assets। अब section 37 और section 40 के अंडर जो भी फैसले लिए गए for freezing of assets को फ्रीज कर दिया गया। any alienation or transfer of such assets by any manner or mode shall, तो उन assets का वो जो फ्रीज हो गए हैं तो उनकी ट्रांसफर बैन होगी। ना ही सपोज अगर कोई कन्वेंस है तो उसको एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाया जा सकता, या फिर अगर कोई प्रॉपर्टी है तो उसको किसी और के नाम नहीं किया जा सकता। ठीक है, टिल द कंक्लूजन ऑफ प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट, जब तक कि उस का फैसला ना आ जाए, जो एसेट फ्रीज किए गए हैं जब तक उनका फैसला ना आ जाए कि क्या वो बेकसूर हैं या कसूरवार हैं, या इनके ऊपर से फ्रीजिंग का टैग हटा दिया जाए या इनको फोरफीट कर दिया जाए, जब तक कि कोई फाइनल कंक्लूजन नहीं आता उनकी एलियनेशन या ट्रांसफर नहीं की जाएगी। और अंटिल सच ऑर्डर इज वेकेटेड और बी वॉइड, या फिर वो ऑर्डर, उस ऑर्डर को कैंसिल कर दिया जाए या इनवैलिड करार दिया जाए। ठीक है, जो फ्रीजिंग का ऑर्डर था। एंड इफ सच एसेट इज सब्सिक्वेंटली फोरफिटेड टू फेडरल गवर्नमेंट, और अगर यही एसेट फेडरल गवर्नमेंट को फोरफिट कर दिए जाए, any such alienation or transfer of assets shall be deemed to be of no effect whatsoever। और अगर later on फेडरल गवर्नमेंट को ये तमाम एसेट जो फ्रीज्ड एसेट्स है उनको फोरफिट कर दिया जाए फेडरल गवर्नमेंट को, तो ये इस तरह की तमाम एलिनेशन या ट्रांसफर ऑफ एसेट पे इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, वो यही कंसिडर किया जाएगा कि ये ट्रांसफर हो ही नहीं सकती हैं। ठीक है, जब फेडरल गवर्नमेंट को देती है उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट के पास अख्तियार है कि वो इसका क्या करे, इसके मुतालिक क्या डिसीजन ले। तो जो भी ऑर्डर सेक्शन 37 और 40 के अंडर लिया गया किसका, फ्रीजिंग ऑफ एसेट्स का, तो जब एसेट फ्रीज हो गए तो उनकी एलिनेशन या ट्रांसफर भी बंद हो जाती है, वो उसको नहीं कर सकते जब तक कि कोई फाइनल कंक्लूजन ना आ जाए या फाइनल फैसला ना आ जाए।
या उस जो ऑर्डर दिया गया था फ्रीजिंग का ऑर्डर, या उसको कैंसिल कर दिया जाए या इनवैलिड करा दिया जाए, ठीक है, उसके बाद ही एलिनेशन या ट्रांसफर हो सकती है। अदरवाइज जब तक एसेट फ्रीज है इस तरह का कोई काम नहीं हो सकता। अगर ये एसेट्स बाद में कोई फैसला हो, प्रोसीडिंग हो, उसमें फोरफिट कर दिया जाए फेडरल गवर्नमेंट को, तो उसके बाद तो फिर एलिनेशन और ट्रांसफर तो फिर उसका कोई फायदा ही नहीं है, वो बिल्कुल भी नहीं हो सकती है, ठीक है। फ्रीजिंग में भी मना है, और फोरफिट हो गए तो फिर तो वो सिर्फ गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हो जाती है, उस पर उस पर्सन का कोई हक नहीं होता। Subsection 2. Any person who knowingly alienates or transfer any asset in respect of whereof an order has been made under section 37 or 40. अगर कोई पर्सन जानबूझ के एलिएनेट या ट्रांसफर करे उन एसेट्स को जो कि फ्रीज कर दिए गए हैं अंडर सेक्शन 37 और 40 के, shall be guilty of an offence punishable on conviction with imprisonment for a term which may extend to 3 years or with fine or with both. तो वो उसका ये काम पनिशेबल है इस एक्ट के अंडर, और उसको कितनी सजा मिलेगी, उसको इम्प्रिजनमेंट है जो कि 3 साल तक जा सकती है, और फाइन और है, और फिर या फिर फाइन हो सकता है या फिर दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है। तो कोई अगर ट्रांसफर करेगा किसी फ्रीजिंग एसेट्स को, एलिनेट करेगा, ट्रांसफर करेगा, तो उसकी फिर सजा भी उसको मिलेगी। Section 42. Punishment for acquiring property in relation to which proceeding have been taken under this act. Any person who knowingly acquires any asset which have been frozen under this act shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 3 years and with fine. अगर कोई पर्सन जानबूझकर उन एसेट्स को जो कि फ्रीज कर दिए गए थे उनको ऑब्टेन करेगा, तो वो उसको भी सजा मिलेगी, इम्प्रिजनमेंट है जो कि 3 साल तक एक्सटेंड हो सकती है, और फिर साथ उसके फाइन भी उसको मिलेगा। Section 43. Power to take possession. Subsection 1. Where any asset is ordered to be forfeited to federal government under section 39, the special court may direct the person holding or possessing such assets to surrender or deliver its possession to the administrator appointed under section 44 or any other person authorized by the special court in this behalf within such time as may be directed by it. वो एसेट जो कि फ्रीज कर दिए गए थे उनके ऊपर ये फैसला आता है कि ये फेडरल गवर्नमेंट को फोरफिट कर दिए जाए, तो स्पेशल कोर्ट उस पर्सन को ऑर्डर देता है कि जो भी उसके पास एसेट से फ्रीज हुए जिसकी के पास पोजेशन थी उनकी, वो डिलीवर कर दे किसको, एडमिनिस्ट्रेटर जो अपॉइंट किया गया था अंडर सेक्शन 44, या स्पेशल कोर्ट जो भी पर्सन अपॉइंट करेगा इस पर्पस के लिए, तो वो ये ऑर्डर करेगा स्पेशल कोर्ट कि ये तमाम इसकी पोजेशन इस पर्सन को दे दी जाए या एडमिनिस्ट्रेटर को दे दी जाए, और इतना टाइम बता देगा कि इतना टाइम है, हफ्ते का टाइम है या 2 हफ्ते का टाइम है, कि इतने टाइम में आपने ये पोजेशन इसकी डिलीवर कर देनी है, जो भी आपके पास एसेट्स फ्रीज हुए हैं वो आपने इस एडमिनिस्ट्रेटर को या इस पर्सन को डिलीवर कर देने हैं। Subsection 2. If any person refuses or fail to comply with the direction issued under subsection 1, अगर कोई पर्सन रिफ्यूज कर देता है उन डायरेक्शन को फॉलो करने में, या वो फेल हो जाता है वो तमाम चीजें डिलीवर करने में एडमिनिस्ट्रेटर को या जो पर्सन अपॉइंट किया गया है, द स्पेशल कोर्ट मे रिक्वायर द सुपरिटेंडेंट ऑफ द पुलिस of the district where such assets are located to provide assistance to administrator for securing possession thereof, and it shall be the duty of superintendent of police to comply with such requisition. अगर कोई पर्सन रिफ्यूज कर देता है तो स्पेशल कोर्ट उस डिस्ट्रिक्ट के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को ये ऑर्डर जारी करेगा जिस डिस्ट्रिक्ट में वो एसेट पाए जाते हैं, कि वो असिस्टेंट प्रोवाइड करे उस एडमिनिस्ट्रेटर को जो ऑफिसर अपॉइंट किया गया है इस पर्पस के लिए। और फिर ये सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की ड्यूटी होती है कि वो इन तमाम कंडीशन के साथ कंप्लाई करे, उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, उस एडमिनिस्ट्रेटर के साथ जाए और वहाँ पर जो भी उसकी पोजेशन है, जो भी एसेट की पोजेशन है वो अपने पास रखे, ठीक है। तो ये पावर होगी उसके पास, उस एडमिनिस्ट्रेटर के पास पावर है कि अगर वो पर्सन खुद नहीं देगा वो एसेट, तो वो विद सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस वो उसको असिस्टेंट प्रोवाइड करेगा, उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, और उसके साथ वो जाकर वो उन एसेट्स को की पोजेशन अपने पास ले लेगा। Section 44. Management of assets frozen or forfeited under the Act. Subsection 1. The federal government may by notification in the Official Gazette appoint any officer of the federal government or a provincial government as it may think fit to perform the functions of an administrator of the assets frozen or forfeited under this order. फेडरल गवर्नमेंट अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट किसी पर्सन को जो कि उनको लगेगा कि ये एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर काम कर सकता है, ये अपने फंक्शन प्रॉपर्ली परफॉर्म कर सकता है इन टर्म्स ऑफ फ्रीजिंग और फॉरफिटिंग द ऑर्डर, तो वो उसको इस पर्पस के लिए अपॉइंट कर लेंगे।
Subsection 2. The administrator appointed under subsection 1 shall take such actions and exercise such power as the federal government may direct for the maintenance and disposal of assets which are frozen or forfeited to the federal government. तो जो एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया गया फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट की कोई पर्सन है, फेडरल गवर्नमेंट ने उनको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू अपॉइंट किया, तो वो कौन कौन से एक्शन लेगा, उसके बाद क्या क्या पावर्स हैं, वो उसको फेडरल गवर्नमेंट डायरेक्ट करेगा। ठीक है, कि ये एसेट्स हैं इनको किस तरह फ्रीज करना है या डिस्पोज ऑफ किस तरह करना है, अगर फ्रीज हुए हैं तो उनको मेंटेन कैसे करना है, अगर फॉरफीट किए हैं तो उसको डिस्पोज ऑफ कैसे करना है। तो फेडरल गवर्नमेंट उसको डायरेक्शन देगा, वो उसके को पूरा करेगा।